हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं यूथ साइंस बुक के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों, जितने भी एएलपी ग्रुप डी टेक्नीशियन एनटीपीसी के स्टूडेंट हैं, वे इस सेट में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के सारे क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, दबाव की एसआई इकाई हमको बताना है। ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या ऑप्शन नंबर डी न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों, दबाव की जो एसआई इकाई होती है वो होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। दोस्तों, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी, हमको बताना है। ऑप्शन ए है मैकेनिकल, ऑप्शन बी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी विद्युत या इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन डी है बैटरी संचालित। दोस्तों, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति जो है ये पूरी तरह से मैकेनिकल थी। क्या थी? मैकेनिकल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं है। दोस्तों, एक समतल दर्पण के द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता हमको बताना है। ऑप्शन ए है समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी, आभासी। ऑप्शन बी समान आकार, सीधी, उल्टी, वास्तविक, आवर्धित। ऑप्शन सी अलग आकार, सीधी, उल्टी या फिर आभासी। ऑप्शन डी है अलग आकार, आवर्धित, उल्टी या फिर आभासी। दोस्तों, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जो होती है इसकी विशेषता होती है ये समान आकार की होती है, सीधी होती है, पार्श्व तौर पर उल्टी होती है और कैसी होती है? आभासी होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन ए है उन्नत प्रकाश के कारण, ऑप्शन बी नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के प्रसरण के कारण या ऑप्शन नंबर डी गर्म वायु के कारण। दोस्तों, तारे जो है रात को आसमान में टिमटिमाते हैं, इसका कारण है नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे रात को आसमान में टिमटिमाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है? ऑप्शन ए 10 जूल, ऑप्शन बी 48 जूल, ऑप्शन सी 40 जूल या ऑप्शन नंबर डी है 44 जूल। तो दोस्तों, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है ये हमको बताना है। दोस्तों, हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है विभवांतर इंटू आवेश। क्या होता है? विभवांतर इंटू आवेश। V इंटू क्यू होता है कार्य बराबर। हमको विभवांतर कितना दिया है दोस्तों? 10 दिया गया है। आवेश कितना दिया गया है? 4 कूलम दिया गया है। तो कार्य कितना निकल के आ जाएगा? तो 10 इंटू 4 कर देंगे तो 40 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 40 जूल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? दोस्तों, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है चालक, ऑप्शन बी विद्युत रोधी, ऑप्शन सी प्रतिरोधक या ऑप्शन नंबर डी अर्धचालक। दोस्तों, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को जो है प्रतिरोधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक। ठीक है, देखते हैं अगला। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रतिरोध, ऑप्शन बी फ्यूज, ऑप्शन सी रिले या ऑप्शन नंबर डी फिलामेंट। दोस्तों, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को जो है हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं उसे? हम फिलामेंट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया था? दोस्तों, सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया था ये हमको बताना है। ऑप्शन ए है एलायस होवे, ऑप्शन बी एलेजेंड्रो वोल्टा,
ऑप्शन सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, या ऑप्शन नंबर डी जॉन नेपियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलायस होवे को जो है, एलायस होवे को जो है सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट प्रदान किया गया था। किसे? एलायस होवे को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन बी घनाभकार उपकला, ऑप्शन सी सल्की उपकला, या ऑप्शन नंबर डी मास्ट कोशिकाएं। तो दोस्तों सल्की उपकला प्राणी ऊतक में जो है चपटी कोशिकाएं होती है। किसमें? सल्की उपकला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए मिलर, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, या ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर मेंडल। दोस्तों विकास के सिद्धांत से संबंधित है हमारे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है ये विकास के सिद्धांत से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव हृदय में फुफ्फुसी शिरा डैश से जुड़ी होती है? दोस्तों मानव हृदय में फुफ्फुसी शिरा किससे जुड़ी होती है हमको बताना है। ऑप्शन ए बाएं आलिंद, ऑप्शन बी दाएं आलिंद, ऑप्शन सी बाएं निलय, या ऑप्शन नंबर डी दाएं निलय। दोस्तों मानव हृदय में जो फुफ्फुसी शिरा है ये बाएं आलिंद से जुड़ी होती है। किससे? बाएं आलिंद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखते हैं अगला। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क का मध्य भाग, ऑप्शन बी मस्तिष्क का अगला भाग, ऑप्शन सी मज्जा, या ऑप्शन नंबर डी अनुमस्तिष्क। दोस्तों मस्तिष्क का मज्जा जो है ये सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निषेचित अंडा युग्मज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए है डिंबवाहिनी ओविडक्ट, ऑप्शन बी योनि, ऑप्शन सी गर्भाशय ग्रीवा, या ऑप्शन नंबर डी गर्भाशय। तो दोस्तों निषेचित अंडा युग्मज जो है ये गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है। कहाँ पे? गर्भाशय की परत में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मलेरिया प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी खसरा जीवाणु, ऑप्शन सी टिटेनस जीवाणु, या ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड जीवाणु। तो दोस्तों सही जो विकल्प सुमेलित नहीं है ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी खसरा। खसरा जो है जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है बल्कि ये वायरस से होने वाली बीमारी है। किससे? वायरस से। खसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन बी क्लेडोफोरा, ऑप्शन सी रिक्सिया, या ऑप्शन नंबर डी मर्सिलिया। तो दोस्तों रिक्सिया पौधे को जो है ब्रायोफाइटा के वर्ग के में शामिल किया गया है। किसको? रिक्सिया पौधे को। कौन से वर्ग में? ब्रायोफाइटा के वर्ग में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल है? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी परिसंचरण, ऑप्शन सी भोजन का परिवहन, या ऑप्शन नंबर डी है उष्णकटिबंधीय गति। दोस्तों गार्ड कोशिकाएं जो है ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होती है। कौन सी? गार्ड कोशिकाएं। तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? तो दोस्तों हमको बताना है कि एक पौधे में जो क्या है जो चीज है जो बीज में परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए है वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी वर्तिका, या ऑप्शन नंबर डी बीजांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बीजांड। बीजांड जो है दोस्तों एक बीज में परिवर्तित होता है एक पौधे में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? दोस्तों भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम हमको बताना है। ऑप्शन ए है कैटल सेफ्टी लेबोरेटरी, ऑप्शन बी एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरी, ऑप्शन सी बायो सेफ्टी लेबोरेटरी, या ऑप्शन नंबर डी कैटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी। तो दोस्तों भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम जो है ये है बायो सेफ्टी लेबोरेटरी। कौन सा? बायो सेफ्टी वाला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं डैश कहलाता है? ऑप्शन ए असंतृप्त विलयन, ऑप्शन बी सस्पेंशन, ऑप्शन सी कोलाइड, या ऑप्शन नंबर डी संतृप्त विलयन। दोस्तों वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं ये हमारा सस्पेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सस्पेंशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं हमको ये बताना है। दोस्तों 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात किया है। दोस्तों हमको हाइड्रोजन का जो भार है ये कितना दिया गया है? 1 ग्राम। हाइड्रोजन का भार कितना दिया गया है हमको? 1 ग्राम दिया गया है। ठीक है, 1 ग्राम। दोस्तों हाइड्रोजन का भार तो हमको दे दिया गया है 1 ग्राम। हमको जब मोलों की संख्या निकालना होता है तो हमको पता होना चाहिए पदार्थ का ग्राम में भार
और पदार्थ का अनुभार। तो दोस्तों हमको ग्राम में भार तो पता है कि 1 ग्राम भार है हाइड्रोजन का। अनुभार निकालने के लिए हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। अनुभार निकालने के लिए क्या करते हैं, तो H2 कितना है दोस्तों हमारे पास में 2 है। H2 के कितने अणु है, 2 अणु है। तो 2 इंटू हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 1 होती है, 1.00 कुछ होती है, हम 1 लेके चल रहे हैं। तो हाइड्रोजन का अनुभार निकल के कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। कितना, 2 ग्राम निकल के आ जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का ग्राम में भार, पदार्थ का ग्राम में भार डिवाइडेड बाय पदार्थ का अनुभार। क्या होता है, पदार्थ का ग्राम में भार डिवाइडेड बाय पदार्थ का अनुभार। दोस्तों पदार्थ का ग्राम में भार कितना दिया है हमको, तो ये दिया है दोस्तों हमारे पास में 1 ग्राम, और पदार्थ का अनुभार हमने कितना निकाला, तो 2 निकाला। तो मोलों की संख्या कितना निकल के आ जाएगी, 0.5 ग्राम। कितना निकल के आ जाएगी, 0.5 निकल के आ जाएगी 1 ग्राम हाइड्रोजन में अणु की संख्या कितनी, 0.5। अब ये दोस्तों हमारा आंसर आया नहीं है, ये सिर्फ मोलों की संख्या निकल के आई है। अब हमसे पूछा है 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। अणु निकालने के लिए दोस्तों हम जानते हैं 1 मोल में हाइड्रोजन में, 1 मोल के हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 1 मोल के हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या जो होती है, 1 मोल के हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या जो होती है वो आपको याद रखना है। वो क्या होती है, ये होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 मोल में हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। हमको 0.5 में निकालना है, तो 0.5 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 6.02 में करेंगे तो 3.01 इंटू 10 की पावर 23 निकल के आ जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.01 इंटू 10 की पावर 23 निकल के आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। दोस्तों आणविक द्रव्यमान की हमको गणना करना है, और किसकी, पानी की। दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु है, 2 अणु है। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, प्लस ऑक्सीजन के कितने अणु है, 1 है। तो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है, ठीक है। 2 इंटू 1 प्लस 16 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 18 यू निकल के आ जाएगा। तो आणविक द्रव्यमान की संख्या जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, पानी में 18 यू। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है। दोस्तों 8 2 10 और 3 13 जो है ये एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका, एल्युमिनियम का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किन 2 तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ऑप्शन ए फ्लोरीन और क्लोरीन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन और कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर डी है बोरान और ब्रोमीन। बोरान और ब्रोमीन जो है इनमें से हमको बताना है। तो किन 2 तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है दोस्तों, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में जो है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है। दोस्तों खाने का नमक NaCl किससे बना होता है ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से, ऑप्शन बी एक कमजोर अम्ल और एक कमजोर क्षार, ऑप्शन सी एक कमजोर अम्ल और एक मजबूत क्षार, ऑप्शन डी है एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार। दोस्तों खाने का नमक जो NaCl है ये सोडियम क्लोराइड जो है ये एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से मिलकर बना होता है। किससे, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, धावन सोडा का सही सूत्र क्या है। दोस्तों धावन सोडे का हमको सही सूत्र बताना है। ऑप्शन ए है Na2CO3.10H2O, ऑप्शन बी Na2CO3.H2O, ऑप्शन सी Na2CO3.6H2O या ऑप्शन नंबर डी Na2CO3। तो दोस्तों धावन सोडे का सही सूत्र है ऑप्शन नंबर ए Na2CO3.10H2O जो है ये धावन सोडे का सही सूत्र है। तो दोस्तों ये थे सारे 25 क्वेश्चन। इसमें इन क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।